आज हम बात करेंगे अंतरा भाग 1। अंतरा का तीसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसको लिखने वाले व्यक्ति हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई के द्वारा अंतरा में जो लिखा गया पाठ है उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनका जन्म। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 होशंगाबाद। जन्म हमारे सामने है। जन्म हुआ था उनका 22 अगस्त 1924 होशंगाबाद। जन्म स्थान जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। यानी लगभग ज्यादातर जो हिंदी में कवि हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में जमानी गांव, जिला होशंगाबाद। शिक्षा, इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात, यानी कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। उसके पश्चात सन 1947 से वह स्वतंत्र लेखन करने लग गए। तो कुछ समय तक तो लोगों को पढ़ाया, उसके बाद खुद स्वतंत्र जो लेखन है वो करने लगे 47 के बाद। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कब से वो स्वतंत्र लेखन में जुट गए। सन 1947 के बाद जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हरिशंकर परसाई की पत्रिका कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए वसुधा। और ये वसुधा जो साहित्यिक पत्रिका है वो कहां से निकलती थी? जबलपुर स्थान से ये निकलती थी। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। यानी यहाँ लिखा है कि व्यंग्य के प्रथम रचनाकार, यानी व्यंग्य विधाओं की ओर, और जिन्होंने व्यंग्य का विधा का दर्जा दिया। हिंदी साहित्य में यदि व्यंग्य को विधा का दर्जा मिला है तो उनमें सबसे बड़ा योगदान है हरिशंकर परसाई का। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। व्यंग्य लेखों की विशेषता, यानी इन्होंने जो व्यंग्य लेख लिखे किन पर लिखे? समाज में आई विसंगतियों, यानी समाज की विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए, समाज में फैली जो विसंगतियां हैं, विडंबना है, उन पर करारी चोट करते हुए इन्होंने चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। भाषा प्रयोग में बात करें तो परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त थी। भाषा की दृष्टि से भी बात करें तो भाषा में भी वो असाधारण थे। कौन सा शब्द कब और कैसा प्रभाव पैदा करेगा, इसे वे बेखूबी जानते थे। यानी भाषा में भी उनकी पकड़ अच्छी थी। उन्हें यह भी पता था कि किस शब्द को किस स्थान पर काम में लिया जाए और कब काम में लिया जाए। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की। तो इनकी रचनाएं कितनी हैं? 2 दर्जन से ज्यादा इनकी पुस्तकें हैं। इनकी पुस्तकों की बात करेंगे। इनकी पुस्तकों में सबसे पहले हम बात करेंगे कहानी संग्रह। इनका नाम हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जी की यदि हम बात करें रचनाएं, कहानी संग्रह। इनकी कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन गुजरे। तो हमसे पूछा जा सकता है कि इनकी कहानी संग्रह कौन कौन से? 2 कहानी संग्रह हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में दे रखे हैं। वो 2 कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। अब इनके निबंध संग्रह की बात करें। निबंध बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी, और अंत में। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज, शिकायत मुझे भी, और अंत में, ये इनके निबंध हैं। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनके उपन्यास हैं। तो हम आगे बात करें इनकी बाकी जो रचनाएं। व्यंग्य लेख संग्रह।
यानी इनके निबंध देखे थे, उपन्यास देखे थे, कहानी संग्रह देखे थे। इनके अलावा इनके जो व्यंग्य लेख संग्रह हैं, क्योंकि व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाने वाले हरिशंकर परसाई जी थे। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता व गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये जो विकलांग श्रद्धा का दौर है, इनका व्यंग्य लेख संग्रह, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि विकलांग श्रद्धा का दौर हिंदी साहित्य की कैसी विधा है, तो व्यंग्य लेख संग्रह या किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई। इसके अलावा बाकी भी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें समस्त साहित्य, इनके जो 2 दर्जन जो साहित्य है वो समस्त साहित्य परसाई रचनावली नाम से, यानी इन्होंने परसाई रचनावली नाम से 6 भागों में प्रकाशित करवा रखा है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि हरिशंकर परसाई का समस्त साहित्य कितने भागों में, तो 6 भागों में, किस नाम से, परसाई रचनावली नाम से प्रकाशित करवा रखा है। अंतरा में संकलित रचना, हम बात कर रहे हैं अंतरा पाठ्य पुस्तक जो कक्षा 11 की ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक है, उसमें इनकी हरिशंकर परसाई की जो रचना है उस रचना का नाम है टोरच बेचने वाला। ये जो टोरच बेचने वाला रचना हरिशंकर परसाई ने लिखी, ये एक व्यंग्य की विधा है, व्यंग्य को ध्यान में रखते हुए लिखी गई रचना है। इसमें इस टोरच को बनाया गया है प्रतीक, टोरच को प्रतीक बना के और उस प्रतीक के माध्यम से क्या किया है, आस्थाओं के बाजारीकरण, हमारी जो आस्था है उसका आजकल क्या हो रहा है, बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया गया है। लोग धर्म के नाम से पाखंड करते हैं धर्म के नाम से, तो उन सब चीजों पर इसमें प्रहार किया गया है कि किस तरीके से लोग बेवकूफ बनाते हैं। अब हम इस पूरी जो टोरच बेचने वाला कहानी है उसका सार देखेंगे। तो लेखक कहता है, यहां से शुरू करते हैं। वह पहले चौराहे पर, यानी कोई व्यक्ति है जो पहले चौराहे पर क्या करता था, टोरच बेचने का काम करता था। कोई अन्य पुरुष की बात हो रही है कि वो कोई व्यक्ति था, पहले चौराहे पर आता, टोरच बेचने का कार्य करता था। कुछ दिन नहीं दिखा, उसके कुछ दिन बाद वो दिखा नहीं, कल फिर दिख गया। लेखक कहता है कल फिर देखा तो वो व्यक्ति दिख गया, लेकिन कल जब दिखा तो उससे 2 प्रश्न सामने आ रहे थे। एक तो उसके दाढ़ी बढ़ा ली और लंबा कुर्ता, यानी पहले की जो वेशभूषा थी वो वेशभूषा अब नहीं थी, उसने वेशभूषा में कुछ परिवर्तन किया है और वो परिवर्तन यानी पूरा पाठ इसी पर चलेगा। दाढ़ी बढ़ा ली, लंबा कुर्ता, इसके पीछे कारण है, इसी के आधार पर यह व्यंग्य किया गया है। तो हम इसकी बात करें, मैंने इससे पूछा कि कहाँ रहे, तो उनका जवाब था कि बाहर गया। फिर लेखक ने पहले पूछा कि कहाँ रहे थे, तो जवाब मिला कि मैं बाहर गया था। तो वापिस मैंने पूछा टॉर्च बेचते नहीं हो, टॉर्च का काम बंद कर दिया है क्या, तो उन्होंने टॉर्च बेच नहीं रहे हो, तो उन्होंने जवाब दिया काम बंद कर दिया। पहले पूछा कहाँ थे, बाहर गया। टॉर्च नहीं बेच रहे, काम बंद कर दिया। दाढ़ी बढ़ा ली, इतनी दाढ़ी क्यों बढ़े, तो वो इनका तो जवाब दे दिया, लेकिन इस दाढ़ी पर वो हाथ फेरने लगा, यानी केवल उन्होंने इशारा किया। अब वो कह रहा है, लेखक ने पूछा कि टॉर्च नहीं बेच रहे, तो उन्होंने कहा काम बंद कर दिया। इसके पीछे कारण क्या था, वो जवाब दे रहा है कि आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। यानी मैं लोगों को जो मतलब बाहर की टॉर्चें बेचना यानी अंधकार हटाने का, बाहर के जो अंधकार की बात कर रहा था, उसकी बजाय अब मतलब मेरी आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। तो जो सूरज था, यानी वो जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, वो किस कंपनी का टॉर्च बेचता था, उस कंपनी का नाम है सूरज साहब। अब वो कौन है, सूरज साहब टॉर्च है, वो मेरे को व्यर्थ मालूम होते हैं। तो लेखक ने जवाब दिया कि इसका मतलब जितने भी ये लोग होते हैं वो क्या है, हरामखोर हो जाते हैं। तुमने भी ये हरामखोरी कर ली, तुमने किस गुरु से दीक्षा ली। तो वो जवाब देता है कि ये आप मेरी आत्मा को चोट पहुंचा रहे हो। तो लेखक कहता है चलो बता दो, आपको बीवी ने त्याग दिया, चोरी के मामले में फंस गए, साहूकारों ने तंग करना शुरू कर दिया, या उधार मिलना बंद हो गया। तब वो लेखक को जवाब देता है कि आपके ये सारी बातें गलत हैं, अब मैं आपको उस बात के बारे में बता रहा हूं। तो हम
आगे बात करते हैं। लेखक से वो व्यक्ति कहता है कि आपने जो बताई, भाई बीवी ने घर से निकाल दिया या साहूकार से तंग आ गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। आपके सब बातें हैं जो गलत हैं। हाँ, मेरे जीवन में एक घटना हुई थी और उस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में एक घटना हुई थी और उस घटना ने क्या किया, पूरे जीवन को ही बदल दिया। लेकिन वो घटना मैं रखना चाहता था गुप्त, यानी मैं उस घटना को किसी को बताना नहीं चाहता था। लेकिन आज आपने ये बात पूछ ली तो मैं यहाँ से दूर जा रहा हूं, इसलिए मैं आपको उस घटना के बारे में बता रहा हूं। वो घटना क्या है? अब लेखक को वो बताता है कि 5 साल पहले, यानी वो बात कब की है, 5 साल पहले की है। अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगह बैठा था, यानी मैं मेरे दोस्त के साथ 5 साल पहले निराश होके एक स्थान पर बैठा था और हमारे सामने एक सवाल था। मेरे और मेरे दोस्त के सामने एक सवाल था। वो सवाल क्या था? पैसा कैसे पैदा करें, यानी हम पैसा किस तरीके से कमाएं। पैसे कमाने की बात थी और पैसे कमाने की बात को लेकर हम दोनों ने काफी समय तक सोच विचार किया। दोनों ने अलग अलग विचार से सोचा, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। अंत में दोस्त ने तो कहा कि ये मतलब बहुत ही गहरी चीज है, इसको, इस प्लान को हम छोड़ के कोई नया देखते हैं प्लान। लेकिन वो कहता है कि मैंने एक प्लान दिया। वो प्लान था कि हम कोई काम धंधा शुरू करें और उस काम धंधे वाले को लेके दोनों में फिर मतलब अलग अलग विचार चला और फिर दोनों अपना अपना किस्मत आजमाने निकल पड़े। जब किस्मत आजमाने की बात आई तो दोस्त ने फिर कहा कि किस्मत आजमाने के लिए दोनों ही साथ चल पड़ते हैं। लेकिन मैंने उसे कहा कि किस्मत आजमाने के लिए यदि हम दोनों साथ जाएंगे तो किस्मत आपस में टकरा जाएगी। इसलिए हमें किस्मत आजमाने के लिए क्या करना है, दोनों के लिए अलग अलग रास्ते लेने होंगे, दोनों को अलग अलग रास्ते जाना होगा। और शर्त रखी गई कि जब आज से ठीक 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को इस वक्त यहाँ मिलेंगे। जो टाइम उस दिन था, बातचीत हो रही थी कि ठीक 5 साल बाद दोनों आप वापस आके इसी स्थान पे मिलेंगे। ये कहता है मैं वापस उस स्थान पर आया, पूरे दिन इंतजार किया 5 साल बाद आके उस स्थान पर, लेकिन मेरा जो दोस्त है वो मुझे मिला नहीं। फिर मैं मेरे दोस्त को सोचने लग गया, वो इस असार संसार में है या नहीं, या कहीं दूर चला गया, या वो उस बात को भूल गया। ऐसा विचार करके मैं उसे खोजने के लिए चल पड़ा। और एक शाम की बात है, मैं शहर की सड़क पर जा रहा था। एक शाम के समय शहर की सड़क पर जा रहा था और सड़क के ठीक सामने कोई मैदान था और उस मैदान में मैंने देखा चारों ओर लाइटें जल रही थी, लाउड स्पीकर बज रहे थे, बड़ा ही सुंदर वातावरण था और लाखों की भीड़ वहां इकट्ठी हुई थी। और उसी भीड़ के ठीक सामने बैठे एक भव्य महापुरुष जो मंचासेन, और उस भव्य महापुरुष लोगों को कह रहे थे कि ये संसार है, ये अंधकार है, इस अंधकार युग से यदि हमें अपनी आत्मा को मुक्ति देनी है तो आप मेरे इस साधना मंदिर में आए और आकर आत्मा के भीतर की ज्योति जगाएं, जिससे मतलब आत्मा के भीतर प्रकाश हो जाएगा तो हमें आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तो वो काम तो दोस्त करने लगे और वो कह रहे हैं कि मैं खुद, इसने जो काम चुना वही चुना, सूरज छाप कंपनी की एक टॉर्च बेचने का काम किया। ये कह रहा है मैं भी उस सूरज छाप कंपनी की जो टॉर्च बेचता, भरी दोपहरी में लोगों को इकट्ठा करता और उन्हें बताता कि अंधकार में सांप बिच्छू का डर है या अंधकार में भटकने का डर है, इसलिए अंधकार को दूर करने के लिए मेरे पास एक सूरज छाप टॉर्च है, किसी को लेना है तो लो। ऐसा करके वो कह रहे हैं मैं तो मेरा मतलब मुश्किल से सामान्य जीवन चला रहा था, लेकिन मेरा दोस्त इसी प्रकार
वो भी मतलब अंधकार को हटाने की बात कर रहा था, लेकिन वो परमात्मा से मिलाने की बात कर रहा था। अब वो कह रहे हैं कि जब मुझे मेरा दोस्त मिला तो मैंने पहले तो उस भव्य पुरुष को देखा और देखने के बाद उस सभा में बैठ गया। सारी सभा की भीड़ में जब वो ऐसी बातें कर रहा था तो कह रहा है कि मेरे को 2-4 बार हंसी आई, लेकिन वहां बैठी जनता ने मेरे को टोका, गालियां दी। फिर कहते हैं इनके सारे प्रवचन पूरे होने के बाद जब सारे लोग घर पे चले गए, उस समय मेरा जो चेहरा था वो सामान्य था, जैसा उससे मिला उसी मूल रूप में था। लेकिन कहते हैं कि मेरा जो भव्य जो पुरुष बैठा है, मेरा मित्र, उसका चेहरे में परिवर्तन आ गया था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसने मेरे को पहचान लिया और पहचानने के बाद जब वो मंच से कार में बैठा तो उसने मेरे को बुला लिया, मेरे को कार में बिठा लिया। कार में बैठते ही वो कह रहा है कि मैंने कहा कि भाई तुमने इतनी धन दौलत कैसे की, ये तो मेरी तरह टॉर्च ही बेच रहा है। तो उन्होंने कहा कि बंगले में ही ज्ञान चर्चा होगी। तो इससे वो कहता है कि मैं समझ गया कि बंगले में ज्ञान चर्चा होगी, इसका मतलब गाड़ी में एक व्यक्ति साथ और है, वो है ड्राइवर। अंत में बंगले पहुंचे और इस व्यक्ति ने पूछा कि भाई मतलब तुमने ऐसे पैसा कैसे कमाया। तो उन्होंने गंभीरता से कहा परिवर्तन जीवन का अंतक्रम है, यानी जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो जीवन के अनुरूप परिवर्तन कर लेता है। अब फिर वो कहता है कि हाँ बात तेरी मानता हूं, मेरे भी टॉर्च का है और तेरे भी टॉर्च का है, लेकिन मेरे वाली जो टॉर्च है वो इस बाजार में उपलब्ध नहीं है, सूक्ष्म टॉर्च है, फिर भी उसकी बाजार में कीमत ज्यादा है। तब ये व्यक्ति कहता है कि मैं 2 दिन उसके पास रहा। उसने कहा कि 2 दिन मेरे पास रह के मेरी टॉर्च के बारे में तुम जान ले। 2 दिन उसके पास रहा। दूसरे दिन उसकी बात समझ में आ गई कि वो लोगों को मतलब पाखंड या अंधविश्वास के माध्यम से लोगों को ठग रहा है। और तीसरे दिन मैं भी जो मेरे पास सूरज साफ टॉर्च की पेटी थी उसको नदी में फेंक दी। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। यानी सबसे पहले हमने यही बात की थी कि इन्होंने पूछा कि लेखक ने पूछा कि आपने दाढ़ी क्यों बढ़ाई है, तो उसने केवल दाढ़ी पर हाथ फेर के ही बताया। अब ये क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि यह कह रहा है कि मैंने जो सूरज साफ टॉर्च की पेटी तो नदी में फेंक दी और अब उसके स्थान पर मैं मेरे दोस्त की तरह उस धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का कार्य करूंगा। बोला बस 1 महीने की देर हो रही, 1 महीने में दाढ़ी बढ़ जाएगी, ठीक ठाक काम सीख जाऊंगा, उसके बाद क्या करूंगा, धंधा वही करूंगा, यानी टॉर्च ही बेचूंगा, अंधकार हटाऊंगा किसी भी तरीके से। पहले लोगों को टॉर्च बेच के हटा रहा था, अब ज्ञान के माध्यम से बात अंधकार हटाने की करूंगा, यानी टॉर्च ही बेचूंगा, बस कंपनी बदलने जा रहा हूं। तो इसी पाठ में टॉर्च बेचने वाली जो मतलब रचना है, इसमें लेखक ने धार्मिक पाखंडों को लेके व्यंग्य किया गया है।